तो बच्चों स्वागत है आप सभी का एक्सेलरेट एकेडमी A2 पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का क्लास 2। तो पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ग्राफ विधि के बारे में, है ना। ग्राफ विधि के बारे में जाना था कि दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने की ग्राफ विधि में आखिर करते क्या है। उसमें हम लोग देखे थे बच्चों ग्राफ के 3 कंडीशंस, है ना। समीकरण का हल, है ना, कितने प्रकार से कर सकते हैं? इसमें 3 प्रकार से इसको हल कर सकते हैं ना, जिसमें हमने पहला देखा था ग्राफ विधि। अब जो ग्राफ विधि है ना, उसमें 3 कंडीशंस देखे थे। पहला कंडीशन क्या था? जब ये जो ग्राफ है ना, उसमें कौन सी रेखा मिलेगी? प्रतिच्छेदी रेखा, जैसे यहाँ पे कट है ना वैसा। नेक्स्ट कंडीशन हमने देखा था कि जो ग्राफ है उसमें कौन सी रेखा मिलेगी? ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। कौन सी रेखा मिलेगी? समांतर रेखा जैसे मिलती है ना। एंड थर्ड कंडीशन जो हमने देखा था, जिसमें था एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया, समपाती रेखा मिलेंगी, है ना, एक के ऊपर एक। मतलब एक्स और वाई के सभी मान जो है वो दोनों के लिए बराबर आएंगे। तो नाम देखते हैं, चलो। ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। देन हम लोग को मिला था समांतर रेखा, उसके बाद ये समपाती रेखा। ठीक, अगर सॉल्यूशंस की बात मैं करूं, है ना, हल कितने कितने प्रकार के रहेंगे, तो ये जो हल जो रहेगा आपका वो होगा जब भी प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी, है ना, जब भी प्रतिच्छेदी रेखा हमको प्राप्त होगी तो उसका हल होगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। सेकंड, जो समांतर रेखा प्राप्त होगी, तो समांतर रेखा तो एक दूसरे को एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमको कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल नहीं। और यहाँ पे देखो, जब समपाती रेखाएं हैं तो सभी बिंदुओं पे वो एक साथ मिले हुए हैं, है ना। सभी बिंदुओं पे एक्स और वाई के मान जो है वो सेम सेम है, तो यहाँ पर हमको अनेक हल मिलेंगे। इसको मैं लिख देती हूँ, अनेक हल। अब ये जो तीनों ग्राफ्स हैं और उससे निकलने वाले तीनों सॉल्यूशंस हैं ना, तीनों हल, उसके कंडीशंस भी हैं। देखो, जब भी हम लोग इस इक्वेशन को पढ़ रहे हैं ना, दो चरों का रैखिक समीकरण जब पढ़ते हैं तो वो किस फॉर्म में रहता है भाई? किस फॉर्म में रहता है? समीकरण रहता है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ऐसा कुछ रहता है ना। और इस a1 b1 c1 के जगह में हमेशा क्या रहता है? कोई भी संख्या, 3 4 5 जो भी क्वेश्चन के अनुसार हमको संख्या मिलती जाती है। तो इस a1x b1y इज इक्वल टू c1 में जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, है ना, तो हमको क्या दिया रहता है? हमेशा 2 इक्वेशन मिलता है। तो जैसे कि मैं मानी मेरे को 2 इक्वेशन जो मिला है वो है, एक है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, है ना, और दूसरा है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो दोनों जो इक्वेशंस है ना, उनमें होते हैं कुछ संबंध। तो क्या क्या संबंध होते हैं भाई? देखते हैं। जब भी हमको अद्वितीय हल मिलेगा, है ना, या फिर प्रतिच्छेदी रेखा होगी, तो उसका जो संबंध है a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के बीच में, वो कैसा होगा? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जहाँ पे ये जो a1 a2 b1 b2 जो मैं ली हूँ ना, वो क्या है? क्वेश्चंस के जो संख्याएं हैं उन्हीं को ली हूँ। देखो, नेक्स्ट जब हम लोग को मिलता है समांतर रेखा, है ना, समांतर रेखा का मतलब क्या होता है? कोई हल नहीं। तो उसमें होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्या होगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब लास्ट देखो, समपाती रेखा जब मिलेगा, है ना, मतलब अनेक हल, तो अनेक हल में क्या कंडीशन हो जाएगा? a1 अपॉन a2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो ये तीनों जो कंडीशंस है ना, उनको याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये जो तीनों कंडीशंस हैं उनके बेस पे हमारे क्वेश्चंस आगे बनेंगे। ठीक है, ये तो हो गया पहला विधि है ना, ग्राफीय विधि। अब देखते हैं हम लोग दो विधियां जो और बची हुई है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो विधि है उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि, या फिर बोलूंगी रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, और आगे जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग विलोपन विधि, या फिर मैं बोलूंगी इसको एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन तो वैसे ही रहेगा है ना, क्वेश्चन तो वैसे ही रहेगा। कैसा? ये इस फॉर्म में हमको दो क्वेश्चंस देंगे और दोनों क्वेश्चन से हमको x और y के जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना होगा। तो देखो, जब प्रतिस्थापन विधि रहेगा है ना, क्वेश्चंस कैसा रहेगा, a1 x प्लस b1 y इज इक्वल टू c1, a2 x प्लस b2 y इज इक्वल टू c2। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जब प्रतिस्थापन विधि हम लोग लगाएंगे तो क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से, जैसे इस इक्वेशन से मैं मान ली है ना, तो किसी भी एक इक्वेशन से x या फिर y के मान को दूसरे इक्वेशन में रखेंगे है ना। एक समीकरण से x या y के मान को दूसरे समीकरण में रखना, इसको एक लिख देती हूँ। चलो, एक समीकरण से x या फिर y है ना, दोनों नहीं, या तो x या तो y। देखो यहाँ से जैसे x का मान निकालूंगी तो कैसे करूंगी, c1 प्लस में है ना b1y, तो b1y को माइनस कर दूंगी इधर। ठीक है, और यहाँ पर जो a1 है उसके गुणा में x वो नीचे भाग में चले जाएगा पक्षांतर से है ना, तो यहाँ से x का मान निकल गया और उस x के मान को मैं किस में रखूंगी, दूसरे समीकरण में। ठीक है, तो वही करना है, कोई भी एक समीकरण लेना, उसमें से x और y के कोई भी एक मान को है ना, x का मान या तो y का मान निकालना और उसके बाद उसको दूसरे समीकरण में रख देना। ठीक है, उसके बाद जो समीकरण है वो सिर्फ एक चर का समीकरण बन जाएगा। ठीक है, और एक चर का समीकरण बनने के बाद वो आसानी से सॉल्व हो सकता है ना। चलो, अब दूसरा देखते हैं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, विलोपन में क्या करना है, जब भी कोई समीकरण दिया रहेगा है ना, तो क्या करेंगे, एक समीकरण और दूसरे समीकरण ये देखेंगे कि दोनों में से x या फिर y घटाने से या जोड़ने से विलोपित हो रहा है क्या। विलोपित हो रहा है मतलब क्या, कट रहा है क्या, फिर माइनस कर रही हूं तो जीरो आ रहा है क्या, ये देखना है ना। ये देखना है कि x व y में किसी भी चर को है ना जोड़ अथवा ठीक है घटाकर विलोपित का मतलब होता है लुप्त कर देते हैं ना। ठीक है, तो क्लियर हुआ। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, एक समीकरण से x और y के मान को निकाल के दूसरे समीकरण में रख के समीकरण को हल करना है। ठीक है, और विलोपन विधि में क्या करना है कि हमको ये देखना है कि वहां पर या तो x है ना, x प्लस x करूं तो x कट रहा है क्या, y प्लस y करूं तो y कट रहा है क्या। तो समीकरण, दोनों समीकरण को जोड़ के या घटा के कैसे भी करके हमको क्या करना है, उसमें x और y में से किसी एक को लुप्त करना रहता है। उसके बाद फिर से हमको क्या प्राप्त होगा, एक चर का समीकरण, और एक चर का समीकरण को एक समीकरण से हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। चलो अब इसके देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल। तो बच्चों इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके।
ठीक है, हो गया। चलो मिटा रही हूँ ना। अब हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि का। तो देखो बच्चों, जैसे कि ये क्वेश्चन है उसमें हम लोग को क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। तो हम लोग को दो समीकरण दिया हुआ है ना, इसको हम लोग को समीकरण का हल ज्ञात करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, फिर इसको हल करेंगे हम लोग विलोपन विधि से हल, फिर हम लोग देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो ये मान लो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये तो दिया है ना। तो यहाँ से इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये दिया है ना। प्रतिस्थापन में मैं अभी क्या बोली थी कि x या फिर y के मान को एक समीकरण में निकालना है और दूसरे समीकरण में उसका जो वैल्यू है उसको रखना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई। देखो y माइनस में था यहाँ पे, है ना। अब जब मैं उसको पक्षांतर कर रही हूँ तो माइनस किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, ये तो हो गया। अब इसको x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, है ना, ये जो इक्वेशन 2 है हम लोग का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 से हम लोग x का वैल्यू निकाले ना उसको रख देते हैं। चलो रखते हैं भाई। तो 3 इंटू एक्स लिया है, x के जगह मैं क्या रखूंगी, 1 प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद माइनस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ से तो गुणा हो रहा है तो गुणा कर देते हैं। 3 1 3 प्लस, है ना, 3 इंटू वाई तो 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 12। अब देखो ये 3 है ना, पक्षांतर में कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। यहाँ पे प्लस में है, इधर माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस 2y। 3y माइनस 2y करूँगी तो क्या होगा, एक ही y बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 12 माइनस 3, ये पक्षांतर से माइनस में गया। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, 12 माइनस 3 करो 9, y इज इक्वल टू 9। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कोई भी समीकरण में हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो समीकरण 1 जो है वो छोटा है ना, इसलिए हम लोग समीकरण 1 ले लिए। तो समीकरण 1 में जब मैं y का वैल्यू रखूंगी तो क्या हो जाएगा, x माइनस 9, है ना। y का वैल्यू क्या मिला मेरे को, 9 मिला, तो x माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो माइनस 9 है ना, तो माइनस 9 है, पक्षांतर करूंगी तो किस में चले जाएगा, प्लस में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। आया आंसर। देखो y का मान क्या है यहाँ पे, 9, और x का क्या मान आया, 10। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से देखो इक्वेशन तो वही रहेगा हम लोग का, है ना। फर्स्ट इक्वेशन रहेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और दूसरा इक्वेशन रहेगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, है ना। तो विलोपन विधि में मैं क्या बोली थी कि दोनों समीकरणों को आपस में जोड़कर या फिर घटाकर हमें क्या करना है, कोई भी एक जो चर राशि है उसको क्या कर देना है, विलुप्त कर देना। मतलब हम ये कोशिश करेंगे कि कोई भी एक चर जो है x या फिर y वो क्या हो जाए, हट जाए, है ना, जिससे फिर से हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक चर का रैखिक समीकरण बन जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। यहाँ पे देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। तो क्या करूंगी मैं, अगर यहाँ पर इक्वेशन 1 में, है ना, 3x रहता, सोच के देखो इक्वेशन 1 में अगर 3x रहता, 2 में भी 3x है, अब मैं दोनों को घटा देती मेरे को 0 मिल जाता।
अब इधर भी कुछ मिलता वैल्यू, लेकिन y का वैल्यू 0 होता क्या? नहीं होता। तो क्या हो जाता मेरे पास? y के रूप में समीकरण प्राप्त हो जाता और y का मान आ जाता है ना। तो हम क्या करें भाई कि ये 3x हो जाए। इक्वेशन 1 में ऐसा क्या करें कि 3x हो जाए? सिंपल सा बात है ना। इक्वेशन 1 के बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं ना, जिससे क्या होगा, जो x का वैल्यू है वो 3x हो जाएगा, है ना। देखो समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, है ना, समीकरण 1 में हम क्या करें, 3 का गुणा कर दे दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। देखो x से गुणा हुआ 3x, y से गुणा हुआ 3y और 1 से गुणा होगा तो 3 का 3 ही आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर तो हमारा जो समीकरण 2 है ना, क्या दिया हम लोग को, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 दिया है। तो लिख देते हैं भाई, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, ठीक है, समीकरण 1 देखो ये वाला जो समीकरण था, ऐसे करो, इसको मान लो इक्वेशन 3, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 3, समीकरण 2 माइनस 3, क्या करेंगे, समीकरण जो 2 है ना, 2, उसमें हम लोग समीकरण 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, देखो भाई, समीकरण 2 पहले लिखेंगे, है ना, 3x प्लस माइनस 2y इज इक्वल टू 12। उसके बाद समीकरण 3 क्या दिया है, फिर से 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पर तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे पहले से माइनस है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस है इसलिए हो जाएगा माइनस। यहाँ पे देखो 3x दोनों कट गया, 3x माइनस 3x, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे देखो -2 है ना, प्लस 3, माइनस मत समझ रहे है ना, यहाँ पे अब क्या हो गया है, प्लस हो गया है, प्लस साइन हो गया है ना। तो -2 प्लस 3 तो क्या आ जाएगा, +1। तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 12 और -3 है ना, 12 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 9। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान को मैं कहाँ रख रही हूँ, समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा, फिर से x माइनस y का मान क्या है, 9 इज इक्वल टू 1। अब देखो -1 है, पक्षांतर करूंगी तो, सॉरी -9 है, पक्षांतर करूंगी तो +9 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 9। x इज इक्वल टू वैल्यू क्या आया, 10, x बराबर 10, y बराबर 9। देखो दोनों बार में जब मैं किसी भी मेथड का उपयोग करूं, है ना, x का मान मेरे को क्या मिला, हमेशा 10 मिला, y का मान मिला हमेशा 9, है ना। अगर इसको मैं ग्राफीय विधि से भी करती तो जो वैल्यू है x और y का, है ना, वो हमेशा क्या आता, समान आता। मतलब क्वेश्चन जब हम लोग को दिया रहेगा ना, तो हम किसी भी विधि से उसको हल करें, है ना, जो x और y के मान है, मतलब जो वेरिएबल्स के वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगा, समान आएगा। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं। दोनों में क्या हुआ था, हम लोग दोनों में कैसे भी करके उसको क्या बनाने का कोशिश किए, एक चर का रैखिक समीकरण। देखो अंत में यहाँ पर जब हम लोग x का मान को यहाँ पे रखे, ठीक है, तो क्या बना, ये एक चर का रैखिक समीकरण, है ना, रैखिक है, घात हमेशा एक है ना, और एक चर, क्योंकि देखो एक ही चर है इसमें, तो एक चर का रैखिक समीकरण बना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सीधे वैल्यू आ गया, लेकिन जब वैल्यू नहीं आते है ना, यहाँ पे कुछ और रहता, तो ये भी क्या बनता, एक चर का रैखिक समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में हमने क्या देखा, दोनों में हमने उस इक्वेशंस को, है ना, एक चर का रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करने का कोशिश किया। और यहाँ पर जब प्रतिस्थापन विधि रहेगा तो क्या किए, एक समीकरण से x या फिर y के वैल्यू को दूसरे समीकरण में रखें, है ना। और जब विलोपन विधि रहेगा तो हमको क्या करना है कि दोनों समीकरण में ये देखना है कि जुड़ घट के कोई भी एक चर विलुप्त हो रहा है कि नहीं, विलुप्त हो रहा है, आसानी से विलुप्त हो गया तो आसानी से हमको जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सीधे
क्वेश्चंस है ना, ये तो थे इक्वेशन हमको दिए गए थे और हम क्या किए, उसको सॉल्व करके जो आंसर है वो प्राप्त कर लिए। अब हम लोग देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम लोग को इक्वेशन क्या है खुद से बनाना पड़ेगा। चलो देखते हैं। हाँ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि 15 किलोग्राम चाय, ठीक है, और 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य क्या है, 183 रुपए। उसी प्रकार से 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपए। तो हमको 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य जो है वो ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, देखो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 1 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य, उसके बाद गुणा करके निकाल लेंगे 7 किलोग्राम और 1 किलोग्राम कॉफी का। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले लिखते हैं, दिया है ना, क्या क्या दिया है हमें, पंद्रह किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी, दोनों का मूल्य मिला है ना। तो दोनों का मूल्य को मैं क्या लिख सकती हूँ, प्लस करके लिख सकती हूँ, प्लस 17 किलोग्राम कॉफी बराबर कितना दिया है, 183 रुपए। फिर 25 किलोग्राम चाय प्लस 13 किलोग्राम ना, 13 किलोग्राम कॉफी, इसको कितना बोला है, 213 रुपए। तो हम लोग ये मानते हैं, एक बार माना, देखो जब हम लोग इक्वेशन बनाना सीख रहे थे है ना, तो जो चीज हमको ज्ञात नहीं होता था उसको हम लोग x या फिर y मानते थे, है ना। तो यहाँ पर देखो चाय और कॉफी का जो वैल्यू है ना, जो मूल्य है वो हमको अभी ज्ञात है क्या, नहीं है। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, x और y मान लेंगे। तो मानते हैं, चलो माना 1 किलोग्राम चाय का मूल्य बराबर x रुपए, ठीक है, और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपए मान लो। 1 किलोग्राम चाय को कितना माने, x रुपए, और 1 किलोग्राम कॉफी को कितना माने, y रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखा है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो समीकरण बनाएंगे, तो 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफी बराबर 183 है। अब इसको इक्वेशन बनाऊंगी तो चाय के जगह में मैं क्या रखूंगी, x रखूंगी, x मानी हो तो, और कॉफी के जगह में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा भाई, 1 किलोग्राम का x रुपए, तो 15 किलोग्राम का कितना रुपए हो जाएगा, 15x, है ना। इधर देखो 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य कितना है, y रुपए, तो यहाँ पे कितना किलो बोला है, 17 किलोग्राम है ना, तो 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य कितना हो जाएगा, 17y बराबर कितना दिया है, 183, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन देखें, 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफी, फिर से वही करेंगे, 25 किलोग्राम चाय है ना, इसलिए x प्लस 13 किलोग्राम कॉफी y इज इक्वल टू 213 रुपए। इसको मान ली मैं इक्वेशन 1 दे दी, इसको दे दी इक्वेशन 2, ठीक है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, अब आगे हम लोग को मेथड अपने हिसाब से चूज कर लेना है कि हमको उसको प्रतिस्थापन विधि में बनाना है या फिर हमको उसको विलोपन विधि में बनाना है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको विलोपन विधि से बना के देखते हैं। विलोपन विधि में होता क्या है, हमको सबसे पहले तो यही सोचना है कि यहाँ पर जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इसमें मैं कैसे टाइप के इसको जोड़ूं या फिर घटाऊं कि मेरे को जो है एक चर जो है वो लुप्त हो जाए, ठीक है, विलोपित हो जाए। तो क्या करती हूँ, जैसे एक्स वाई टर्म को ले रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे है 25x और यहाँ पे है 15x, है ना। तो 25 के पहाड़े में देखना, 25 के पहाड़े में भी 75 आता है और 15 के पहाड़े में भी क्या आता है, 75 आता है, ठीक है। तो 25 का गुणा ऐसी संख्या से करूं कि मेरे को 75 मिल जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75x हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगी, 15 का गुणा ऐसे इस संख्याओं से करूंगी जिससे मेरे को 75 मिल जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हो जाएगा 75x, दोनों 75 हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दूंगी, 0 आ जाएगा, ठीक है। और मेरा जो इक्वेशन है वो y के फॉर्म में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करती हूँ मैं, देखो 25 के पहाड़े में कितने बार 75 आता है, 25 तिया 75, ठीक है। तो इसमें इंटू 3 करूंगी, इंटू 3,
ठीक है। और यहाँ पे 15 के पहाड़े में कितने बार में 75 आता है? 15 पंचे 75, ठीक है। तो इंटू 5 कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ समीकरण 1 में 5 का व 2 में 3 का गुणा करने पर, अब गुणा करते हैं तो दोनों पक्षों में गुणा होता है ना, तो चलो करके देखते हैं। सबसे पहले 15 पंचे ये हो जाएगा 75x प्लस 5 का गुणा 17 से करूंगी, 17 पंचे 85y बराबर 183 का गुणा 5 से करूंगी तो 5 दिया, 15 का 5 हासिल आई 1, फिर 8 पंचे 40 और 1 41, 41 का 1 हासिल आई 4, उसके बाद 5 एकम 5, 5 4 9, 915। अब सेकंड वाला को देखो, इसमें क्या करना है? दोनों पक्षों में 3 का गुणा करना है ना, तो क्या हो जाएगा? 25 दिया 75, ठीक है, 75x प्लस 13 दिया 39, ठीक है। तो 39y बराबर क्या हो जाएगा? 3 का गुणा 213 से, तो 3 दिया 9, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमको मिल गए। अब देखो यहाँ पर जब मैं माइनस कर दूंगी, दोनों इक्वेशन को क्या कर दी मैं? माइनस कर दी। यहाँ पे प्लस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो मेरे क्या क्या मिलेगा? 75x में 75x गया तो x वाला तो लुप्त हो गया है ना, वो तो खत्म ही हो गया। अब देखो y वाला हम देखो 85 में 39 घटाना है ना, 15 में 9 गया 6, उसके बाद 7 में 3 गया 4, y बराबर हो जाएगा 915 में 939, फिर 15 में 9 गया 6, अब यहाँ पे कितना बचा है? 10 बचा, 10 में 3 गया 7 और यहाँ पे 8 में 6 गया 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मेरे पास क्या आ जाएगा? 46y बराबर कितना आया? 276। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे देखो जब y का मान मेरे को निकालना है ना, तो 46 को मैं क्या करूंगी? पक्षांतर कर दूंगी। तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 276/46, ठीक है। 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16 है। अब देखो 23 के पहाड़े में 6 बार में आता है 138, करके देखें। चलो 23 गुणित 6 करते हैं, है ना। देखो 6 तिया 18 का 8 हासिल आई 1, है ना, और 6 दूनी 12 और 1 13, आया ना 138। तो 23 एकम 23 और 23 छक्का 138, है ना। तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा? y बराबर हो जाएगा 6, ठीक है। एक चर का मान हमको क्या हो गया? प्राप्त हो गया। अब देखते हैं दूसरा। तो क्या करेंगे? किसी भी समीकरण में, इसको मिटा दो ना, इसको तो ऐसे लिखी थी मैं आप लोग को समझने के लिए। तो किसी भी समीकरण में y का मान को यहाँ से रख देंगे। तो चलो देखते हैं फर्स्ट समीकरण। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रख दूंगी तो क्या हो जाएगा? 15x प्लस 17 गुणित 6, है ना, y के जगह में इज इक्वल टू 183 होगा। 15x प्लस 17 छक्का 102 बराबर 183 आया। अब 102 जो है उसको मैं क्या करूंगी? पक्षांतर कर दूंगी, है ना। तो जो प्लस में है वो माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 183 माइनस 102, ठीक है। तो हो जाएगा 15x बराबर हो जाएगा 183 में 102 घटाई तो 3 में 2 गया 1, 8 में 0 गया 8 और 1 में 1 गया 0, तो 81, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 15 है, गुणा में है, जब पक्षांतर करूंगी तो किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा, है ना। तो 81/15 3 से जाएगा, ठीक है। 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, है ना, 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 5 एकम 5, ठीक। और यहाँ पे 5 पंचे 25, है ना, 2 बचा है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 5 चौक 20। तो जो x का मान है x बराबर कितना आया? 5.4, ठीक है। देखो y का मान आया है 6 और x का मान आया है 5.4।
तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में हमको किसका मान ज्ञात करना था भाई, 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी। ठीक है, इसको मिटा दो बच्चों, इसको लिख चुके होगे है ना। चलो पॉज कर लो वीडियो, इधर उतार लो, फिर मैं मिटाती हूँ है ना। हो गया? ठीक। अतः हम लोग लिखेंगे 1 किलोग्राम चाय बराबर क्या माने थे हम लोग, x है ना। तो 1 किलोग्राम चाय बराबर x माने थे, इसलिए कितना रुपए है उसमें 5.4 रुपए है ना। 5.4 मतलब क्या, 5 रुपए और 40 पैसे है ना। यहाँ पे 0 लगा सकती हूँ मैं, तो 5 रुपए और 40 पैसे। ठीक है, अब कितने का वैल्यू पूछा है मेरे को, 7 किलोग्राम का। तो 1 किलोग्राम का पता है, तो 7 किलोग्राम का क्या हो जाएगा, गुणा कर दूंगी है ना। तो 7 किलोग्राम चाय बराबर कितना हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 5.4 गुणित 7 है ना। तो ये 7 चौक 28, ठीक है, और 7 पंचे 35, और 28 में जो हासिल किया था 2, ठीक है, 35 36 37.8 है ना, मतलब 37 रुपए और 80 पैसे। वही आएगा आंसर। तो 7 किलोग्राम चाय का जो मूल्य है वो कितना है, 37 रुपए और 80 पैसे। ठीक है, अब 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य, 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य क्या हो जाएगा, y, हम लोग माने थे ना y। ठीक है, y का मान कितना है 6, ठीक है, तो 6 रुपए होगा। अतः 7 किलोग्राम कॉफी व 1 किलोग्राम चाय का मूल्य, यही पूछा ना हम लोग को लास्ट में। तो ये कितना हो जाएगा, 7 किलोग्राम चाय है ना, और 1 किलोग्राम कॉफी। तो 7 किलोग्राम चाय को मैं लिखूंगी 7x है ना, प्लस 1 किलोग्राम कॉफी को लिखूंगी y। तो देखो 7x का मान क्या है मेरा, 37 रुपए 80 पैसे, प्लस y का मान क्या आया 6 रुपए, 0 मतलब वही है ना 6 रुपए, दशमलव के बाद 0 0 लगा दियो, इसको जोड़ने के लिए आसानी होगा करके। ठीक है, अब इसको जोड़ दो भाई, तो ये तो हो जाएगा 80 दशमलव के पहले 37 है ना, 37 में 6 जुड़ा तो 43, तो 43 रुपए और 80 पैसे, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अतः करके आप लोग लिख देना 7 किलोग्राम चाय व 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य कितना हो जाएगा, 43 रुपए 80 पैसे होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को ये बोलता है कि एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गाय हैं जिनके आंखों की कुल संख्या है 120 है ना। मतलब वो क्या बोल रहा है, चलो सॉल्यूशन में लिख रही हूँ, कुछ कबूतर हैं और कुछ गाय हैं है ना, उनकी आंखों की संख्या 120, मतलब दोनों के आंख को मैं जोड़ूंगी तो मेरे को कितना मिल रहा है 120। कबूतर का आंख प्लस गाय का आंख कितना है 120। ठीक है ना, आगे यहाँ पे बोलता है कि पैरों की कुल संख्या है ना, उनके पैरों की कुल संख्या है 180। मतलब क्या, कबूतर के पैर प्लस गाय के पैर कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पे मान लेना, देखो कबूतर की संख्या और गाय की संख्या पूछा हम लोग को है ना, तो कबूतर की संख्या हमको ज्ञात है क्या, नहीं। गाय की संख्या ज्ञात है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे जो कबूतर और गाय है उसको हम लोग चर राशि के थ्रू मानेंगे है ना। तो मैं माना कि कबूतर की संख्या बराबर x और
गाय की संख्या बराबर y हो जाएगा, है ना। तो देखो पहला वाला जो सेंटेंस है उसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे, है ना। कबूतर का आंख प्लस गाय का आंख बराबर 120, ठीक है। कबूतर का कितना आंख होगा, 2 आंख होगा, है ना। गाय का 3 नहीं होता, गाय का भी 2 ही आंख होगा, ठीक है। दोनों का 2 आंख, ठीक। तो दोनों का 2 आंख को जब मैं जोड़ी हूं तो मेरे कितना मिल रहा है, 120, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कबूतर के आंखों की संख्या, आंख की संख्या कितनी होगी, कबूतर जब 10 रहेंगे तो आंख की संख्या होगी 20, ठीक है। कबूतर जब 10 रहेंगे तो आंख की संख्या 20 हो जाएगी। कैसे, 2 आंख है एक कबूतर के पास, तो 2 का गुणा कर दी, ठीक है, तो मेरे को 20 मिल गया। यहाँ पे देखो कबूतर की संख्या क्या ली हूं मैं, x, है ना। तो आंखों की संख्या क्या हो जाएगा, आंखों की संख्या होगा 2x। उसी प्रकार से गाय की संख्या ली हूं y, है ना। तो गाय के आंखों की संख्या क्या हो जाएगा, फिर 2 से गुणा कर दूंगी, तो ये 2y बराबर कितना दिया है, 120। अब देखो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, और सरल कर सकते हैं क्या। क्यों भाई, जब इक्वेशन को हम लोग जितना हो सके उतना जब सरल करते हैं ना, तो बाद में जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने में हमको क्या जाएगा, आसानी जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग और जैसे दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, ठीक है। क्यों, देखो पूरा 2 से कट रहा है, ये भी और 120, ठीक है। तो क्या करूंगी, दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दूंगी, इक्वेशन मेरा और क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, 2x/2 प्लस 2y/2 इज इक्वल टू 120/2, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा हमको, x प्लस y इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, है ना। इसको मानते हैं हम लोग इक्वेशन 1। अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग का कंडीशन है वो क्या बोलता है, कबूतर के पैर और गाय के पैर को जब मैं मिलाऊंगी तो कुल पैरों की संख्या होता है 180, है ना। अब हम लोग तो सब जानते हैं भाई कि जो गाय है उसको कितना पैर होता है, 4 पैर होता है, और कबूतर जो है पक्षी है ना, उसका कितना पैर होगा, 2 पैर होगा, ठीक। तो यहाँ पे बनाते हैं इसको, कबूतर के पैर और गाय के पैर। तो कबूतर की संख्या से मैं किसका गुणा करूंगी, 2 का, क्योंकि एक कबूतर के पास कितने पैर हैं, 2 पैर है ना। तो ये हो जाएगा 2x, ठीक। अब गाय के पैर, तो एक गाय के पास कितने पैर हैं, 4 पैर है। तो यहाँ पे मैं गुणा करूंगी y के साथ 4 का, तो 4y इज इक्वल टू 180, ऐसा होगा इक्वेशन। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 से भाग कर दूंगी, पूरा 2 से भाग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ, 2 से भाग करने पर, ठीक है, 2x/2 प्लस 4y/2 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ पे से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2 एकम, ठीक है। x मिलेगा प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे बटा 2 है ना, तो 2 × 18, तो ये हो गया 90, ठीक है। तो ये हमारा जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है ना, समीकरण जो मिला उसको मैं दे रही हूँ समीकरण 2। क्या क्या मिला मेरे को, यहाँ से समीकरण 1 मिला और यहाँ समीकरण 2। अब यहाँ पे देखो, समीकरण 1 में भी x अकेला है 1x, समीकरण 2 में भी x अकेला 1x, है ना। तो अगर मैं इस समीकरण 2 में इस समीकरण 1 को घटा दूं तो x माइनस एक्स कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा, ठीक है। और y वाला बच जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो वैसे ही करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस, ठीक है, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, समीकरण 2 क्या लिखा है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 90, x प्लस 2y इज इक्वल टू 90। नेक्स्ट जो पहला समीकरण है ना, पहला क्या लिखा है, x प्लस y इज इक्वल टू 60, है ना, x धन y बराबर 60। अब क्या कर रही हूँ, इसमें इसको घटा रही हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर से प्लस है फिर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी 60 भी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। x में x गया, कुछ नहीं बचा जी, कैंसिल हो गया, विलुप्त हो गया, है ना। x जो है 2y में y गया तो 2 में गया तो 1, है ना। तो 2y में y जाएगा तो y निकल जाएगा, इज इक्वल टू 90 माइनस 60 कर दूंगी, है ना। तो 90 में जब 60 जाता है कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो यहाँ से देखो
y बराबर कितना मिल गया मेरे को, 30 मिल गया। अब किसी भी समीकरण में है ना y का मान को रख देते हैं, जैसे ये वाला जो समीकरण है इसमें ज्यादा इजी पड़ेगा तो हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं ना। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, यह है समीकरण 1। अब y का मान कितना है, 30 रख देते हैं, तो x प्लस 30 बराबर 60, है ना। अब देखो ये प्लस में है 30, पक्षांतर करके मैं इसको ले जाऊंगी तो ये आ जाएगा माइनस में, तो x का मान क्या आएगा, 60 माइनस 30, x बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या पूछा था, कबूतर और गाय की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, हम क्या माने थे, कबूतर की संख्या x है, गाय की संख्या y है। अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः कबूतर की संख्या क्या माने थे, x माने थे, है ना। तो x बराबर कितना मिला हमको, 30 मिला। तो कबूतर की संख्या 30 तथा गाय की संख्या क्या होगी, y बराबर कितना है, 30, तो तथा गाय की संख्या 30 होगी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि एक थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोलते हैं कि उस थैले में कुल कितने रुपए हैं, 29 रुपए 75 पैसे हैं। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, थैले में 25 पैसे और 50 पैसे की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, 1 रुपये जैसे होता है, ठीक है, 1 रुपये, तो 1 रुपये में कितने पैसे हो गए, 100 पैसे। अब भाई देखो पुराना टाइम जब था ना, तो जो सिक्के चलते थे ना वो ना हम लोग अभी देख रहे हैं तो 1 रुपये से सिक्का स्टार्ट होता है ना, 1 रुपये का, 2 रुपये का, फिर 5 रुपये का, फिर 10 रुपये का, ऐसा। लेकिन पहले जो सिक्के चलते थे वो कितने के, 25 पैसे के भी चलते थे, 50 पैसे के भी चलते थे, है ना। और जो 100 पैसा था, है ना, जो 100 पैसा था उसी को हम लोग बोलते थे 1 रुपये। 100 पैसा बराबर 1 रुपये। ठीक है, अब देखो सिक्का है 1 रुपये का, एक सिक्का, मान लो 1 रुपये का एक सिक्का। ठीक है, अगर मैं 50 पैसे का जैसे देख रही हूँ ना, 50 पैसे का, तो 50 पैसे का कितना सिक्का लाऊं मैं कि मेरे पास 1 रुपये हो, तो 2 सिक्का, 2 सिक्का लगेगा। अगर 25 पैसे का देखूंगी, 25 पैसे का, तो कितना सिक्का लगेगा, 4 सिक्का लगेगा, है ना। 25 25 25 25 तो कितना, 100 पैसा हो जाएगा। 100 पैसा बराबर कितना, 1 रुपये हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, 25 पैसे और 50 पैसे की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं भाई, माना थैले में 25 पैसे पहले लेते हैं ना, 25 पैसे की संख्या कितनी मान लिए, x। हमको पता है क्या, नहीं पता है ना, तो कोई भी हम लोग चौरासी मानेंगे, तो इसको हम लोग मान लिए x, है ना। और 50 पैसे की संख्या कितनी हो जाएगी, y, है ना। थैले में 25 पैसे की संख्या मैं मानी x और 50 पैसे की संख्या क्या मानी, y मानी। तो प्रश्न में क्या बोलता है कि 25 पैसे और 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, 94। तो प्रश्नानुसार लिख देती हूँ, प्रश्नानुसार 25 पैसों की संख्या धन 50 पैसों की संख्या बराबर कितना है, 94 रुपये, है ना। इसको मिटा देती हूँ, चलो। तो यहाँ पर देखो 25 पैसे की संख्या मैं कितना मानी हूँ, x, तो ये हो जाएगा x। 50 पैसे की संख्या कितना मानी हूँ, y, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 94, ये तो हमको मिल गया समीकरण 1। आगे बोलता है कि 50 पैसे और 25 पैसे के संख्या को जब मैं मिला के
उसको मतलब जो पैसे का वैल्यू है उसको जब काउंट करूंगी तो मेरे कितना रुपए मिल रहा है, कुल 29 रुपये 75 पैसे। थैले में कुल 29 रुपये 75 पैसे है, यही बोलते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर गणितीय रूप में लिखूं तो 25 पैसे का वैल्यू 50 पैसे का वैल्यू दोनों को जब मैं मिला रही हूँ तो मेरे कितना रुपए मिल रहा है, 29 रुपये और 75 पैसे। ठीक है, तो देखो जो x है वो किसका है, 25 पैसे की संख्या। x बराबर क्या है, 25 पैसे की संख्या। अब देखो 25 पैसा है और यहाँ पे मेरे को टोटल जो मान दिया है, यहाँ पे जो टोटल जो मान दिया है वो किस में दिया है, रुपए में, है ना। तो 25 पैसे की संख्या हम लोग x माने हैं, संख्या कितना माने हैं, x। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, इस सिक्के का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, x/4। क्यों भाई, देखो रुपए में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ना, x/4 रुपए हो जाएगा। वैसे ही y क्या है, 50 पैसे की संख्या, है ना। तो y क्या है, 50 पैसे की संख्या। तो अगर मैं उसको रुपए में दर्शाऊंगी तो क्या हो जाएगा, y/2, क्योंकि इसमें /4, क्योंकि इसमें /2, क्योंकि, है ना। तो देखो x क्या था, 25 पैसे की संख्या, 4 25 पैसे को जोड़ूंगी तो 1 रुपये बनेगा। 4 25 पैसे, है ना, जोड़ूंगी तो कितना बना, 1 रुपये, है ना। तो एक 25 पैसा कितना हो जाएगा, 1/4 रुपये, 1/4 रुपये होगा। उसी प्रकार जो 50 पैसा है, 50 पैसा उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 50 पैसा को 1/2 रुपये, है ना। 25 पैसे को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1/4 रुपये, और 50 पैसे को 1/2 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे पैसों की संख्या देखो, सिक्कों की संख्या, जैसे मेरे पास 2 रुपये हैं, ठीक है, मेरे पास 2 रुपये हैं, मतलब 2 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। और 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, मान लो मेरे पास 10 सिक्के हैं 2 रुपये के, तो मैं बोलूँगी कि मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं। तो मैं क्या करूँगी, ये 2 रुपये वाले सिक्के कितने सारे हैं, 10 है, 10 है ना। तो दोनों को मैं क्या कर दूँगी, गुणा कर दूँगी, तो आ जाएगा मेरे पास 20 रुपये। 20 रुपये हुए टोटल। यहाँ पे देखो सिक्कों की संख्या कितनी है, x, यहाँ पे सिक्कों की संख्या कितनी थी, 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक सिक्के का मूल्य कितना है, 2 रुपये, 2 रुपये के सिक्के बोली ना मैं, तो एक सिक्के का मूल्य कितना है, 2 रुपये। और यहाँ पर जो एक सिक्के का मूल्य है x का, वो है 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2 रुपये था तो 10 से मैं 2 का गुणा की तो मेरे को 20 मिला। अब यहाँ पे x रुपये है ना, तो मैं क्या करूँगी, कुल सिक्के जो है वो x है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी, जो वैल्यू आएगा 1 रुपये का, जो 1/4 आया है ना, उससे गुणा कर दी हूँ, फिर आ गया x/4, 1/4 गुणित x, तो क्या आ गया, x/4 आ गया। उसी प्रकार से y/2 आया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थैले में कुल सिक्के 25 पैसे वाले सिक्के, है ना। 25 पैसे वाले सिक्के का वैल्यू क्या है, x/4, प्लस 50 पैसे वाले सिक्के का वैल्यू क्या है, y/2 इज इक्वल टू कितना दिया है, 29.75, 29 रुपये 75 पैसे। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब हमारे पास 2 चरों का रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया, ये पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। अब हमको तो पता है कि हमको जब 2 समीकरण मिलता है ना, तो हम लोग या तो विलोपन विधि से या फिर प्रतिस्थापन विधि से आसानी से हल कर सकते हैं, है ना। चलो करते हैं आगे। यहाँ पे देखो समीकरण 1 में अगर मैं x का मान निकालूं, है ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस में है, पक्षांतर करूंगी तो माइनस में चला जाएगा, तो यह हो जाएगा 94 माइनस y, ठीक है। इसे समीकरण 2 में रखने पर, है ना, समीकरण 2 में क्या रख दूंगी मैं, x के जगह y रख दूंगी, फिर ये जो मेरा समीकरण है वो एक चर का समीकरण बन जाएगा।
और y का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलो रखते हैं भाई। क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह मैं रखूँगी 94 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 94 माइनस वाई अपॉन 4 प्लस y बाई 2 इक्वल कितने हैं 29 रुपये और 75 पैसे, है ना। चलो आगे देखते हैं, इसको मिटा रही हूँ बच्चों। ठीक, देखो यहाँ पर दोनों को जब जोड़ूंगी तो 4 और 2 है, नीचे हर समान है क्या, नहीं है, तो हर का लसा लूंगी तो 4 और 2 का लसा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 94 माइनस वाई, नीचे में कितना है 4, है ना, तो लघुत्तम समापवर्त निकाली 4 ही आया है, तो यहाँ पे 1 का गुणा होगा तो 1 का गुणा होगा तो सेम आएगा 94 माइनस वाई। यहाँ पे देखो 2 है, 2 कितने बार में जाएगा 4 में, 2 दूनी 4, 2 बार में जा रहा है, तो ऊपर में 2 का गुणा होगा तो यहाँ पे प्लस 2 वाई आ जाएगा। ठीक है, और बराबर में 29 रुपये 75 पैसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो 4 है वो भाग में है, पक्षांतर करूंगी तो गुणा में चला जाएगा, है ना, और 94 माइनस वाई प्लस 2 वाई कितना हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, तो 29.75 इंटू 4 हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं 94 प्लस वाई, चलो गुना करते हैं, 4 पंचे 20 का 0, फिर हासिल आई 2, है ना, उसके बाद 7 चौक 28, 28 और 2 30, 30 का फिर 0, हासिल आई 3, उसके बाद 4 निया 36, 36 और 3 39 का 9, फिर हासिल आई 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव हम लोग भी लगा दिए, है ना। आगे देखो 94 जो है ना 94, वो जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 119 माइनस 94, तो y बराबर y का मान क्या आ जाएगा, 94 घटा दो, 9 में 4 गया 5, है ना, उसके बाद 11 में 9 गया 2, तो y का मान कितना आया 25। अब देखो समीकरण 1 में क्या बोला था, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में क्या की मैं y का मान रख दी, तो समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 94, ये था समीकरण। ठीक है, अब y के जगह मैं क्या रख रही हूँ, 25 रख रही हूँ, तो x प्लस 25 बराबर 94, तो x बराबर क्या हो जाएगा 94 माइनस 25, है ना, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा, 14 में 5 गया 9 और 8 में 2 गया 6। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे निकल गया 69। तो अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः थैले में क्या बोला था हमको, 25 पैसे की संख्या जिसको हम लोग x माने थे और 50 पैसे की संख्या जिसको हम लोग y माने थे, है ना, तो थैले में 25 पैसे के 69 सिक्के तथा 50 पैसे के 25 सिक्के होंगे। ठीक है, तो ये तो बन गया। अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग को बोलता है दो संख्याओं का अंतर 14 और उनके वर्गों का ये अंतर 448, है ना। दो संख्याओं का अंतर जो है कितना है 14 व उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखो इसमें ना बच्चों एक सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, है ना।
तो चलो देखते हैं भाई, दो संख्याओं का अंतर 14 है बोलते हैं ना, तो सबसे पहले मानेंगे दो संख्याएं। तो माना दो संख्याएं x व y हैं, तो दोनों का अंतर 14 है बोलते हैं, मतलब दोनों को घटा रही हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 14। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब क्या बोलता है वो कि दोनों के वर्गों का अंतर है ना, x का स्क्वायर करूंगी माइनस y का स्क्वायर, तो कितना आएगा 448 है बोलते हैं। ठीक है, दोनों के वर्गों का अंतर कितना बोल रहा है 448, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ये वाला सूत्र हम लोग लगाएंगे, इससे पहले देखो एक और सूत्र होता है x माइनस वाई का एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई, है ना। तो यहाँ से देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, वहाँ से x माइनस वाई और x प्लस वाई बराबर कितना 448। अब यहाँ पर x माइनस वाई का मान मेरे को पता है 14 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई की जगह मैं क्या लिख देती हूँ 14 लिख देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 448 है ना। 14 कहाँ से आया, समीकरण 1 से। ठीक है, आगे देखते हैं, ये जो 14 है वो इसके साथ गुणा में है ना, तो गुणा में है तो हम लोग क्या करेंगे उसको पक्षांतर कर देंगे, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 448 बटे 14। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 14 एकम 14, 14 तिया 42 है ना, 2 बचा और 14 दूनी 28, तो ये क्या हो गया x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 32 हो गया। ये लेंगे हम लोग समीकरण 2। ठीक है, अब हमारे पास कितने समीकरण आ गए भाई, हमारे पास 2 समीकरण आ गए है ना, ये समीकरण 1 और समीकरण 2। देख रहे हो दोनों जो समीकरण है वो 2 चर के रैखिक समीकरण है। अब इसको हम लोग प्रतिस्थापन या फिर विलोपन है ना, दोनों में से कोई भी विधि से हल करके आसानी से क्या कर लेंगे, मान को निकाल लेंगे भाई। तो देखो x माइनस वाई है, यहाँ पे x प्लस वाई है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी दोनों समीकरणों को जोड़ दूंगी। यहाँ पे देखो ये माइनस में है y, यहाँ पे प्लस में है y, तो माइनस और प्लस जुड़ के क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, और पूरा हम लोग का जो इक्वेशन है वो x के फॉर्म में आ जाएगा है ना। चलो करके देखते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 से है ना, समीकरण 1 में 2 को जोड़िए तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 14 है ना, और यहाँ पर देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 32, और यहाँ पे प्लस कर दी मैं, तो क्या हो जाएगा 14 प्लस 32, तो 4 और 2 6 और 1 और 3 4 है ना। माइनस वाई और प्लस वाई तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो x प्लस x बचा, तो x और x कितना हो गया 2x है ना, तो ये हो जाएगा x का मान यहाँ से आएगा 2x इज इक्वल टू कितना दिया है 46, तो x बराबर कितना हो जाएगा 46/2 है ना, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो x बराबर कितना आ गया 23 आ गया। अब कोई भी समीकरण में x का मान को रखेंगे तो y का मान हमको प्राप्त हो जाएगा है ना। चलो समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर है ना, समीकरण 1 में x का मान रखूंगी तो क्या होगा, x के जगह मैं रख रही हूँ 23, तो ये 23 माइनस वाई बराबर 14 है ना, तो 23 माइनस वाई, तो माइनस वाई है तो पक्षांतर कर दूंगी माइनस वाई को, तो वो हो जाएगा प्लस वाई, और 14 उधर प्लस में है पक्षांतर कर दूंगी तो माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 14 इज इक्वल टू वाई है ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा 13 में 4 गया 9, फिर ये 1 बचा, 1 में 1 गया 0, तो y बराबर कितना, y का मान हो गया 9 है ना। तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए बोला था, तो अतः करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अतः वे संख्याएं क्रमशः कौन कौन सी होंगी x और y है ना, तो x का मान कितना है 23 और y का मान है 9, 23 व 9 होंगी
है ना। वे संख्याएं 23 और 9 होंगी जिनके अंतर कितना होगा 14 और उनके वर्गों का अंतर होगा 448। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं 5 वर्ष पहले, है ना, जो पिताजी हैं और पुत्र हैं, 2 लोग हैं, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले जो पिताजी हैं उनकी आयु उनके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है, 3 गुनी थी। अब 10 वर्ष बाद, है ना, 10 वर्ष बाद जो उनकी आयु है, मतलब पिता की जो आयु है वो 2 गुनी हो जाती है, किसकी आयु से, पुत्र की आयु से, ठीक है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ, माना पिता की वर्तमान आयु x, ठीक है। तो पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। अब देखो क्या बोलते हैं शुरू में, सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व मेरी और मेरे पुत्र की आयु दोनों के बीच क्या बताया, वो संबंध बताया। तो जैसे कि मैं बोलूँ कि कोई बच्चा है वो 10 साल का है ना, तो 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, जो 10 वर्ष है उसमें जितना साल पहले बोलेगा उसको घटा देंगे। 5 साल पहले बोला है तो 5 साल का रहेगा। कैसे कि मैं कैसे जानी, 10 वर्ष का है अभी, ठीक है, 5 साल पहले बोली तो -5 कर दी, कितना है, 5 वर्ष है। उसी प्रकार से अभी कितने वर्ष का है, वो x वर्ष का है, तो 5 साल पहले कितने वर्ष का हो जाएगा, 5 घटा दूंगी तो x -5 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु 5 घट जाएगा जितना है उसमें से, तो x -5 हो जाएगा, तथा पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, उसमें भी 5 घटा दो तो y -5 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच संबंध क्या बताया कि जो पिता की आयु है वो तिगुनी है किससे, पुत्र की आयु से, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रश्नानुसार, प्रश्न में जैसे दिया वैसे हम लोग जमा के लिखते हैं, है ना। पिता की आयु कितनी है, x -5, पुत्र की आयु कितनी है, y -5। तो जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुनी। समझ आया, जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो ये हो जाएगा x -5 इज इक्वल टू 3 गुना में है तो गुना कर लेते हैं, 3y और 5 दिया 15 तो -15, ठीक है। पक्षांतर कर देते हैं 3y को, तो ये हो जाएगा x -3y इज इक्वल टू -10, ठीक है। देखो ये प्लस है, माइनस है ना, -5 पक्षांतर करूँगी प्लस में जाएगा तो -15 धन 5, तो ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक। तो इसको लेते हैं इक्वेशन 1। अब उसके बाद बोलता है 10 वर्ष पश्चात। तो देखो किसी का आयु अगर 10 साल है ना, अब 10 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी होगी पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें 10 साल और ऐड कर देंगे तो कितना मिल गया, 20 मिल गया। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देखते हैं 10 वर्ष पश्चात, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी भाई, देखो पिता की आयु कितनी है, x वर्ष, तो पिता की आयु कितना हो जाएगा, 10 जोड़ देंगे तो x + 10, और पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, y + 10। तो यहाँ पे क्या संबंध बताता है कि जो पिता की आयु है 10 वर्ष पश्चात, वो जो पुत्र की आयु है उसकी क्या है, 2 गुनी है ना। तो फिर से हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ठीक। प्रश्नानुसार क्या बोलता है, पिता की आयु कितनी है, x + 10, पुत्र की आयु कितनी है, y + 10, है ना। तो जो पिता की आयु है, पिता की आयु वो पुत्र की आयु की कितनी है, 2 गुनी, तो पुत्र की आयु की 2 गुनी। बन गया इक्वेशन। अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20, है ना। फिर से 2y पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x - 2y,
और ये जो 10 है वो पक्षांतर होकर माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 10 करूँगी तो 10, है ना। इसको मान लो इक्वेशन 2। अब देखो हमारे पास दो समीकरण आ गए, है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2, है ना, और दोनों क्या है, रैखिक हैं और दो चर वाले हैं, दोनों में x x दिख रहा है, -3 -2, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों में से देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ठीक है। अगर मैं दोनों को घटा दूंगी तो x घट जाएगा, है ना, और इक्वेशन जो है मेरे को y के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या लिखते हैं भाई, x - 2y = 10। अब समीकरण 1 क्या है, x - 3y = -10। घटा दो इसको, तो यहाँ पे माइनस करूँगी तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस, है ना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा। समीकरण 2 में ही 1 को क्यों घटाई मैं, क्योंकि देखो जब 2 नीचे में रहे, जैसे 1 है ना जो समीकरण 1, वो जब नीचे में रहेगा तो क्या हुआ, प्लस प्लस आ गया हमारा आंसर, है ना, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा आसानी हो जाता है, ठीक है। तो x और x देखो यहाँ से हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे -10 था, वो क्या हो गया है, प्लस में हो गया, है ना, तो 10 और 10 यहाँ पे हो जाएगा 20। यहाँ पे देखो -2y + 3y, तो यहाँ पे y, और x में x घट जाएगा तो कुछ बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, y का मान मिला, y = 20। अब इस y के मान को हम कहीं पे भी समीकरण में जब रखेंगे तो हमको किसका मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा, है ना। चलो समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, है ना, समीकरण 2 में रखेंगे तो x - 2 × 20 = 10, ऐसे ही होगा, है ना। तो 20 दूनी कितना हो गया भाई, 40 हो गया, x - 40 = 10, है ना, तो -40 है, अब मैं उसको पक्षांतर कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, +40 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 10 - 40, x बराबर कितना हो गया, 50 वर्ष। वर्ष ही तो है ना, आयु है तो वर्ष बोलेंगे, है ना, और y बराबर 20 वर्ष, तो x क्या माने थे हम लोग, पिता की आयु, ठीक है, x क्या माने थे, पिता की आयु, तो पिता की आयु कितनी है, वर्तमान आयु 50 वर्ष, और जो पुत्र है ना y, उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी जी, 20 वर्ष हो जाएगी। तो इसको लिख लेते हैं, अतः पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष होगी, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या मिल गया, पिता और पुत्र की आयु मिल गया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि जैसे x का मान आया 50, ठीक है, y का मान आया 20, है ना, x का मान 50 आया, y का मान 20, तो भाई जो पिता रहेगा वो तो बड़ा ही रहेगा और जो पुत्र रहेगा वो छोटा रहेगा, तो जो ज़्यादा वैल्यू आया है वो पिता का ही होगा, है ना, और जो कम वैल्यू आया है वो पुत्र की आयु होगी, है ना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट